ओ रानियों, मैडम को जरा थपथपा कर उठाओ, ये ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आज का शो बड़ा खास है, बड़े बड़े सेठ आए हैं, 2-4 ठुमके मारेगी तो यहाँ पर पैसों की बारिश होगी। ये मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए इसको यहाँ उठाकर नहीं लाए हैं। उठ रही, एक तो मेरी जगह आज तू नाचेगी और ऊपर से इतना नाटक दिखा रही है। पायल ध्वनि को जबरदस्ती उठाकर ललचाई आंखों वाले मर्दों के बीच फेंक देती है, जिसकी दब चुकी ध्वनि भी अब किसी के कानों तक नहीं जा रही थी। वो सुबकते सुबकते इस तरह शांत हो गई थी जैसे कब्र में जा चुका मुर्दा हो कोई। पायल ही ध्वनि की कमर पकड़कर लोगों के सामने हिला रही थी। ठरकी लोग, कोई ध्वनि की कमर पर चिकोटी काट रहा था तो कोई उसकी बाजुओं पर हाथ फेर रहा था। ध्वनि घृणा से अपने कदम पीछे लेती तो पायल उसे फिर से आगे की तरफ फेंक देती और जाकर सीधे मर्दों की बाहों में गिरती। देख तो फत्तो, शुरू में तो कैसे नौटंकी कर रही थी, अब तो बाहों में गिर गिर कर नाच रही है अपनी रानी। देख लोग कैसे 100-100 के नोट भी उछाल रहे हैं। कसम है, मेरा मन कहता है ई ससुरी यहाँ रह गई ना तो मेरे दिन तो बस आगे राज करने वाले होंगे। कसम से शहर के सब डांस बार पर ताला लग जाना है। बस करो सबके सब, बस करो। अरे रानी, बस ही करना होता तो अपनी औरत को ठंडे बिस्तर पर छोड़कर यहाँ आते क्या? आज की रात बस नहीं, हमको फुल मजा चाहिए। ए चांद बेगम, इतना ठंडा माल क्यों परोसा हमें, है? चांद ये सुनकर चिढ़ जाती है और पायल की ओर इशारा करती है। इशारा पाते ही पायल उठाकर पानी की बाल्टी ध्वनि पर खाली कर देती है। ध्वनि का पूरा बदन भीग जाता है। गीला बदन देखकर वहाँ खड़े सब मर्दों के मुंह लपलपा जाते हैं और सब के सब अपनी जेब खाली करने लगते हैं। रात ऐसे ही बीत जाती है। ध्वनि थककर वहीं बैठ गई थी। वो देखती है कि उसके आसपास ढेरों नोट पड़े थे और तमाशा अब खत्म हो चुका था। लोग भी जा चुके थे। सुनो, तुम दुखी मत हो, यहाँ रहोगी तो इन सब चीजों की आदत अपने आप लग जाएगी। अब तुमने इतनी मेहनत करी ही है तो कुछ नोट तुम भी उठा लो। ध्वनि नथनी की ओर देखती है। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। मेहनत के बदले में ये कागज, पता है तुमको, यहाँ ये नोट नहीं बिखरे हैं बल्कि ये बिखरी हुई है मेरी इज्जत, मेरे आबरू के टुकड़े। ये चिथड़े हैं शरीर के, इस आत्मा के। मैं इस नरक में रोज मरूंगी, इससे बेहतर अभी मर जाती हूँ। और तभी ध्वनि इधर उधर देखती है तो उसे दूर शराब की एक टूटी हुई शीशी नजर आती है। ध्वनि झपटकर वो शीशी उठा करके पैने कांच को अपनी कलाई पर रख देती है और उससे अपना हाथ काटने ही लगती है कि नथनी कस के उसकी कलाई थाम लेती है और उसके हाथ से शीशी को गिरा देती है। ध्वनि तड़प कर रोती है और नथनी उसको अपने सीने से लगाकर चुप कराती है। बस ध्वनि, बस चुप हो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा और आगे तो और भी मुश्किल होगा, मगर ऐसे में तुम्हें खुद को बचाए रखना है, ना कि अपनी जान देनी है। तुम दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। माना कि ये जिंदगी कटर वाली जिंदगी है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये कटर वाली जिंदगी भी नसीब नहीं हुई। जैसे कि कुछ कदम दूर मुन्नी बाई का कोठा, वहाँ रहने वाली लड़कियां वैश्याएं हैं ध्वनि। वे वैश्याएं जिनको हर रात को अपना शरीर बेच करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है। यहाँ तो हम सिर्फ अपना बदन दिखा करके ये बिखरे हुए कागज चुग रहे होते हैं। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए टुकड़ों में रोज थोड़ा थोड़ा जहर पी सकते हैं, लेकिन अभी भी न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको रोज रात को कड़वा जहर पी करके मरना पड़ता है। बस शांत हो जाओ। नथनी ध्वनि को सीने से लगाकर अपने साथ कमरे में ले जाती है और उस दिन से ही ध्वनि और नथनी दोस्त बन जाती है। कितनी सुलझी हुई हो तुम, कितनी छोटी हो उम्र में। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो तुम यहाँ आ गई? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम नथनी है। और यहाँ तक आने का सफर तो सबका एक जैसा ही रहा होगा। जैसे किसी को किसी ने बेचा तो किसी को किसी ने। मुझे मेरे सगे मामा ने यहाँ बेच दिया था। सोचती हूँ मुझे खरीदने पर मामा को जो पैसा मिला होगा, क्या उससे उन्होंने महल बना लिया होगा, या मामी और मेरी ममेरी बहन को सोने के जेवरों से लाद दिया होगा क्या? ध्वनि देखती है कि इतनी गहरी बात बोलने वाली इस कम उम्र की लड़की के चेहरे पर कोई दर्द, कोई शिकन नहीं थी। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे उसे इस गटर वाली जिंदगी की पूरी तरह से आदत लग गई हो। नथनी, ये कैसा नाम हुआ? अरे हाँ, ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि इस चांद बेगम की दुनिया का एक सबसे जरूरी नियम है कि यहाँ पर आने वाली हर एक लड़की को अपना असली नाम भूल करके एक नया नाम चुनना पड़ता है, जिसे डांस बार की दुनिया में इसी नाम से जाना जाएगा। तो मैंने मेरे लिए ये नाम चुना, क्योंकि जानती हो ध्वनि, मुझे बचपन से ही ना नथ पहनने का बहुत शौक है। छोटी सी थी मैं और आईने के सामने माँ की नथ पहनकर खड़ी हो जाती और नौटंकी करती कि देखो देखो मैं अब बीवी हूँ तो नथ पहनना मेरा हक है। माँ मुझे देखकर हंसती थी। हमेशा सोचती
सोचती दुल्हन बनूंगी तो भारी से भारी नथ जरूर पहनूंगी। और देखो ध्वनि, मेरी किस्मत में ये डांस बार वाली रंगीन रातें तो आई, लेकिन नथ नहीं आई। तो इसलिए मैंने अपना खुद का नाम ही नथनी रख दिया। ध्वनि देखती है कि उसका तो बस नाम ही नथनी है, उसके नाक में छेद तो है ही नहीं। बेचारी को कच्ची उम्र में ही यहाँ बेच दिया गया, तो नथ के लिए छेद तक करने का मौका नहीं मिला। और ऐसे ही यहाँ पर रहने वाली हर लड़की ने अपने नाम रखे हुए हैं, ताकि ऐसे ललचिए नामों से यहाँ पर आने वाले मर्दों की आंखों में चमक आए और वे सब अधिक उत्तेजित हो सके। ध्वनि, आज तुमने चांदनी बार में पहली रात बिताई है, इसलिए कल तुम्हारा भी एक नया नामकरण होगा। इसलिए पहले ही तुम कोई अपना नाम सोचकर रख लेना और आगे से तुम्हारी वही पहचान बनेगी। नथनी ध्वनि को समझाकर जाने लगती है, पर वो फिर से पलटती है। और सुनो, एकदम चुप रहने का। चांद बेगम से बगावत करने वालों के साथ जो गलत होता है वो हम जानते तक नहीं है। बस इसे ही अपनी नियति मानकर तुम अब इसकी आदत डाल लो। और ध्वनि रात भर ये सोच सोच कर रोते हुए करवटें बदलती रही। और सुबह शुरू ही होती है कि सुमित्रा के दरवाजे पर खटखट होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने ध्वनि की माँ मेघना खड़ी थी, जिसके हाथों में ढेर सारे फल फ्रूट थे। वो मुस्कुराती है। राम राम बहन जी, माफ कीजिएगा, बिन बताए ही सीधे यहाँ धमक पड़ी। वो बिटिया की इतनी याद आ रही थी कि खुद को आने से रोक ही नहीं सकी, और उससे फोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। मैंने दामाद जी को भी फोन किया था तो उन्होंने भी नहीं उठाया। सब कुछ ठीक तो है ना जी? सुमित्रा मेघना को दरवाजे पर ही खड़ा रखती है और भीतर तक बुलाती ही नहीं है। हाँ, सब ठीक है, और अभी घर पर कोई भी नहीं है। आपकी बेटी और मेरा बेटा हनीमून पर गए हुए हैं, वो भी 1 महीने के लिए, इसलिए किसी से भी बात नहीं हो सकती है। जैसे ही वो आते हैं मैं बता दूंगी। अच्छा जी, राम राम। सुमित्रा ने मेघना के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और वो बेचारी अपना समूह लेकर वहीं खड़ी रह गई। सुमित्रा लंबी सांस लेते हुए पीछे पलटकर देखती है तो सक्षम सारा माजरा देख रहा था। ये क्या माँ, तुमने उस बुढ़िया को सीधे क्यों जाने दिया? उस बुढ़िया को भी तो अपनी बेटी की करतूत पता लगे कि कैसे वो ससुरी अपने यार के साथ भागने का प्लान बना रही थी। वो तो मौके पर मैं पहुंच गया, वरना उसने तो हमको बदनाम करने का पूरा मन ही बना लिया था। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अच्छा भला मुद्दा दब रहा है तो उसे दबने दे सक्षम। हर वक्त खून को गर्म रखना समझदारी नहीं होती। उस ध्वनि की माँ अगर भीतर झांक करके देखती कि यहाँ पर तो दामाद तो है लेकिन बेटी गायब है, तो क्या जवाब देते? क्या कहते कि वो कहाँ गायब है? चांद बेगम के बारे में बताते या हमने उसे चांदनी डांस बार भेज दिया, ये बताते। आखिर कौन से शरीफ घर के लोग अपनी बहू को डांस बार में नाचने के लिए भेजते हैं? पुलिस सबसे पहले हम दोनों को धर पकड़ती, इसीलिए मैंने उसे तुम दोनों के हनीमून का बहाना लगा दिया ताकि बात दबी की दबी रहे। अरे आस पड़ोस के समाज को तो हम ये कह सकते हैं कि बहू मायके गई हुई है या पति पत्नी में मन मुटाव है, लेकिन खुद बहू की माँ को मायके का झूठ कैसे बोलूं? इसलिए अपने उस गर्म खून के उबाल को शांत कर चुप करके आगे कोई जिंदगी के बारे में सोच। आगे तुझे किससे शादी करनी है? उस ध्वनि की तो छुट्टी हो गई। मेघना मायूस होकर लौट ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। ठहरो। मेघना पलट कर देखती है और चांदनी बार में घोर सन्नाटा था। सब लड़कियां रात की थकान को दिन में ही उतारा करती थी और उस इमारत के घोर सन्नाटे के बीच तभी पुचुक की आवाज आती है और सन्नाटा टूटता है। चांद बेगम जहाँ खड़ी थी वहीं पान थूकते हुए मुंह खोलती है। अरे रानी, बड़ी देर तक सो रही है? तेरी सास ने बस तुझे रखने भर का जेब खर्च दिया है। यूं घंटों घंटों तेरी कमर सीधी करवाने का अपना बजट नहीं है रे रानी। ए फत्तो, उठा इस महारानी को। पायल पीछे खड़ी होकर मुंह बनाते हुए कमेंट करती है। ये सही है फत्तो आपा, कल की आई मुर्गी के लिए हम चिकन तंदूरी को ऐसे ही किनारे कर दिया है जैसे कि हम सोडा कम पानी हो। हाँ, कहीं ऐसा न हो इसके आने से चांदनी बार की चांदनी ढल न जाए। मुझे तो अब चिंता हो रही है। चांद बेगम के कानों में पायल के बोल पड़ते हैं तो वो हल्का सा मुस्कुराकर पलटकर पायल के पास जाती है और उसकी पीठ सहलाते हुए सीधे पायल का मुंह दबोच लेती है। जब छोकरी की सूरत ठीक ठाक ना हो तो बातें तो कम से कम ठीक करनी चाहिए रानी, वरना सूरत बिगड़ते देर नहीं लगती है। इस चांदनी बार की चांदनी चांद बेगम से है। तुम जैसे चवन्नी अठन्नी से ये इमारत नहीं भरती, तो आइंदा से सोच समझ कर बोलना। और एक बार फिर चांद बेगम पुचुक करती है, मगर जमीन पर नहीं, पायल के मुंह पर। पायल सबके सामने बेइज्जत होकर चिढ़ जाती है। माला बाला चमचागिरी करते हुए उसका मुंह साफ करने लगती है। पायल वहाँ से चली जाती है। हाँ, ये सब उस नई आई लड़की की वजह से हुआ है। कल तक जहाँ उस डांस बार में बस पायल का ही दबदबा था, चांद बेगम जो हर बार मुझे ही सबसे आगे रखती थी, वो आज इस कल की आई छोकरी के लिए मेरे ही मुंह पर थूकती। इसका अंजाम बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। फत्तो ध्वनि को उठाती है और वो जैसे ही उठती है अपने आसपास सबको खड़ा देखकर डर जाती है। ये आप सब सुबह सुबह मुझे ऐसे क्यों घेर कर खड़े हैं?
आज का दिन तब शुरू होगा जब तू चांदनी बार की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। बता क्या नाम होगा तेरा आज से, वरना हम खुद तुझे अपना नाम दें। मेरा नाम खनक। वाह क्या नाम है खनक, बिल्कुल तुमको तो सूट भी कर रहा है ना चांद बेगम। चांद बेगम नथनी की ओर घूर कर देखती है और ध्वनि का मुंह दबोचकर उसके मुंह पर थूकने ही वाली थी, पर वो उसका माथा चूम लेती है। शाबाश, खनक तो है तुझ में, दीवाना कर लेगी तू यहाँ के सब अमीर मर्दों को। शाबाश, जियो जियो जियो। चांद बेगम खुश होकर चली जाती है और उस दिन से ध्वनि बन गई चांदनी डांस बार की खनक। ध्वनि की आंख से निकला आंसू का मोती बह गया था और उसी तरह उस दिन उसकी पहचान भी बह गई थी। देखिए ध्वनि की जिंदगी खनक बनने के बाद किस दर्द पीड़ा से गुजरने वाली है। जानने के लिए देखते रहिए बिखरी हुई इज्जत का कर्ज, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।